नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, यानी कि जो क्वेश्चंस आंसर थे, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायती राज के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर की या प्रश्न और उत्तर की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज बात करते हैं अगले, मतलब कह सकते हैं कि अगला नंबर था, यानी 151 तक हमने जो पिछला वीडियो था उसमें कर लिए थे। आज हम बात करते हैं 152 से, जो कि जाएगा लगभग 200 नंबर तक, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वीडियो में लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन बनी थी, कौन सी थी? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 1557 में बनी थी बी आर मेहता समिति, ठीक है, सॉरी 1957 में, बी आर मेहता, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संसाधनों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना संरचना की, पद सोपानिक संरचना नहीं होगा, बाकी स्थानीय सुशासन की है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो एक दो तीन जिसमें होगा वही हो जाएगा, एक दो तीन सी, ठीक है। अगला चलते हैं, इधर से देख लेते हैं। चलो, पंचायती राज व्यवस्था वो तो मैंने बताई दिया। बात करते हैं कि ग्राम सभा स्थापित करने और संचालन ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है, यानी ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में कौन सक्षम है? आपका ऑप्शन है न्यायालय, कलेक्टर, कमिश्नर या राज्य सरकार। तो सिंपल सी बात, मैंने कई बार आपको बताया था कि राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से संबंधित कोई भी डिसीजन वगैरह लेती है। न्यायालय, ये तो कह सकते हैं कि ये न्यायालय का तो काम ही अलग रहता है, निर्णय देना। कलेक्टर का भी इसमें कोई काम नहीं रहेगा। बाकी कमिश्नर, ये तो पुलिस से विभाग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राज्य सरकार। आगे चलते हैं कि संयुक्त राज्य, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अधीन या उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? मैंने आपको बताया था, ये तो हमारा 1947 में ही हो गया था, ठीक है। और 5 जून 1947 को सबसे पहले ये हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम सभा की बैठक में गढ़ पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है? तो गढ़ पूर्ति के लिए मैंने आपको बताया था 1/5 सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज के से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है? ई के थुंगल 1988, जीवी के राव 1985, एल एम सिंघवी। तो ये गलत हो जाएगा आपका। एल एम सिंघवी मैंने आपको बताया था, जी बी के राव के बाद में आई थी एल एम सिंघवी, जिसने बोला था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो कुल मिला के 85 के बाद 86 में आई थी एल एम सिंघवी। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए मिनिमम 1/3, क्या कह सकते हैं कि ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या मिनिमम 1/3 होनी चाहिए, 1/3। तो ध्यान रखें, गणपूर्ति के लिए 1/5 और ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए 1/3, या कह सकते हैं इसको आप साधारण बहुमत, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये तो सारा मैंने बताई दिया। बात करते हैं कि ग्राम सभा की सामान्य 2 बैठकें होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ की फसल के बाद, दूसरी रबी की बैठक के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता हमेशा ग्राम का प्रधान करता है, ठीक है। वहीं अगर क्षेत्र पंचायत के बारे में बात करें, तो उसका जो ब्लॉक प्रमुख रहता है वो अध्यक्षता करेगा। जिला पंचायत के संबंध में जिला पंचायत का जो चीफ होता है, या कह सकते हैं अध्यक्ष होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी 11वीं अनुसूची का विषय है? कृषि एवं विस्तार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल क्षेत्र का विस्तार, ये भी इसका विषय है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण आवास भी इसका विषय है। शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तो माध्यमिक विद्यालय इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। माध्यमिक विद्यालय, देखिए प्राथमिक शिक्षा तो है, और जो मतलब कि अपर प्राइमरी विद्यालय है वो भी है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय इसमें नहीं आएगा। बात करते हैं नगरीय योजना, जिनके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल, तो नगरीय योजना भी ग्राम पंचायत का कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि नगर पंचायत, वो तो नगर पंचायत का हिस्सा हो जाएगा, उसमें ग्राम पंचायत का कोई कार्यभार नहीं रहेगा। आगे चलते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, तो ये तो है इसका, लेकिन कह सकते हैं कि 6, 1 2 3 और 6 है किसी में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 6 होना चाहिए, वैसे इसमें तो है नहीं। इसमें क्या दे रखा है कि ए, यानी कि 1 2 3 और 4। 4 में देखिए, वैसे तो माध्यमिक शिक्षा इसका विषय नहीं था, बट
आई थिंक ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज का तो विषय ही नहीं है माध्यमिक शिक्षा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा इसका विषय है, और अपर प्राइमरी या कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक शिक्षा इसका विषय है, और प्रौढ़ शिक्षा इसका विषय है, और जो स्नातकोत्तर वाला जो होता है वो इसका विषय है, लेकिन ये माध्यमिक विद्यालय से संबंधित ये इसका नहीं है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, ये भी इसका था, पर इसने नहीं ले रहा, चलिए कोई बात नहीं। जो कि नगरीय योजना, इसके अंतर्गत शहरी योजना शामिल है, ये आर्थिक, अच्छा, एवं आर्थिक एवं विकास योजना, तो ध्यान रखेंगे आर्थिक एवं विकास योजना ये नगर का है और ये भी नगर का है, ठीक है। लेकिन माध्यमिक का इसमें नहीं था, पर इसने ले लिया, तो कुल मिला के आपका आंसर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों का चुनाव कौन करता है। तो पंचायतों का जो चुनाव होगा वो कौन करेगा, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, कलेक्टर एवं राज्य चुनाव आयोग मिलकर, या राज्य सरकार। तो पंचायतों का जो चुनाव होता है, मैंने आपको बताया था, राज्य चुनाव आयोग करता है इसका चुनाव, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो कह सकते हैं आर्टिकल कौन सा था ग्राम पंचायतों से संबंधित, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 243H, निर्वाचन आयोग, हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है। तो आपके ग्राम प्रधान की चयन की जो धारा हो जाएगी वो 11B हो जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है, यानी कि कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ाया था, उसमें मैंने ये सारे बताए थे कि किसका क्या कार्य रहता है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहेगा, जिला मजिस्ट्रेट का क्या कार्य रहेगा, इसके अलावा कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी का क्या कार्य होता है, बूथ अधिकारी का क्या कार्य होता है आपका, सारे मैंने आपको बताए थे। आगे चलते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान के साथ में मेल खाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 11 का बी, यानी कि सॉरी, आपकी जो धारा रहेगी 11B का 6, ठीक है। यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11B में ये बोला गया है कि ग्राम प्रधान के कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया, या उसके कह सकते हैं ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है 11B। और 11B का जो 6 नंबर का जो क्लॉज है, उसमें बोला गया है कि जो ग्राम प्रधान का जो पद है उसका जो कार्यकाल रहेगा वो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बराबर रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सरपंच की नियुक्ति कौन करता है। तो सरपंच की जो नियुक्ति होती है वो करते हैं आपके पंच, मतलब पंचों का सरदार हो गया सरपंच कुल मिला के। हालांकि सरपंच की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चलता है, और ग्राम प्रधान का जो कह सकते हैं कि जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत कौन से कथन सही है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाना और दान देना, ये भी ग्राम पंचायत का अधिकार हो सकता है, ठीक है। ग्राम सभा का समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लाभार्थी की पहचान करना, ये भी हो सकता है। गांव के विकास कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना, तो सिंपल सी बात ये भी इसका कार्य है। ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ग्राम पंचायत की जो स्थापना होती है वो भी ग्राम सभा के तहत ही की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं कि मैदानों और चारागाहों का विकास करना, तो बेसिकली ग्राम सभा, ये सॉरी यार ये गलत हो गया, मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना ये तो ग्राम पंचायत का कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राम पंचायत का कार्य है, और यहाँ बोला गया ग्राम सभा के कार्य, सॉरी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। तो ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग हो जाएगी। तो ग्राम पंचायत की स्थापना बेसिकली ये राज्य द्वारा की जाती है, कह सकते हैं कि जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा की जाती है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाए। थोड़े मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं कि पंच सहायक सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो सिंपल सी बात है, जो पंच होगा या सहायक सरपंच होगा या सरपंच जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, ये देते हैं, मतलब जो एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। पंच सहायक सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र अपने नियत प्राधिकारी को सौंपेंगे। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, या कह सकते हैं कि ग्राम जो प्रधान होता है उसके द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। सरपंच, उप सरपंच और पंचायत का कोई भी सदस्य लिखित में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद में फिर ये इस्तीफा वापस नहीं लिया जाता, उसकी मैंने कुछ आपको टाइम लिमिटेशन भी बताई थी, शायद 15 दिन या 1 महीना, ठीक है। वो देख लीजिएगा आप वीडियो में। आगे चलते उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना कितना आरक्षण का प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया था 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रावधान है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मैंने आपको बताया था, आपकी ये वाली जो धारा हो जाएगी 12 जी। ठीक है, यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 थर्ड में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगा और धारा 95 फर्स्ट के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, एक बार देख लेते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 11 का 4 में महिलाओं के आरक्षण की चर्चा की गई है। ठीक है, 11 4 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों को परिभाषित करती है। तो ग्राम पंचायतों में मैंने आपको बताया था ग्राम सभा धारा 2 जी में ग्राम पंचायत ग्राम सभा थी। ठीक है, और अगर बात करी जाए 2 H में तो ग्राम पंचायत हो जाएगी। जी के बाद में H, मैंने कल भी आपको ये कल वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। आगे बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में कब की थी। मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक, 1957, सॉरी 1957 में किया था ना। 58 57 में तो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 58 59, हाँ 59 में ही किया था। और ये किया था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 भाग 3। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। जिला स्तर और मंडल स्तर पर। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया था। 4 स्तरीय GV के राव हो जाएंगे इसके, क्योंकि इनके नाम में ही 4 है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव इन्होंने ही दिया था, GV के राव। और PK से मैंने आपको कुछ और याद करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखो जाके फटाफट, अब यहाँ नहीं बताने वाले। आगे बात करते हैं किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था। तो किस समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था, वो हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति का उद्देश्य। बेसिकली LM सिंघवी समिति का उद्देश्य पंचायती राज की जांच करना था। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार में 1986 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों में से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। वहीं अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में इसको 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें एक दिन पहले और इधर एक साल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए पंचायती राज अधिनियम हम मनाते, सॉरी पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो वो आपका 24 अप्रैल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में सबसे शक्तिशाली स्तर बताया था। तो इन्होंने भी जो जिला पर सॉरी इन्होंने पंचायत समिति, देख लेना आप इसको, इस क्वेश्चन को एक बार। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बताया था। तो इन्होंने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली स्तर बताया था। इस समिति का गठन 1957 नहीं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कुल मिला के पंचायत समिति को इन्होंने अधिक पावरफुल बताया था। पर अगर उस उद्देश्य से देखा जाए कि अभी करंट में क्या ज्यादा शक्तिशाली है, वो आपका हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि किस पंचायत राज समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वित्त से संबंधित जो भी कह सकते हैं कि अध्ययन वगैरह था, इसके लिए जहां तक मुझे लग रहा है कि संताना समिति थी, लेकिन आप ऑप्शन बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी। पंचायतों में के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पे भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल थी अशोक मेहता की है। पंचायती राज का गठन 3 स्तरों का होना चाहिए, नहीं ये 3 स्तर वाला इनका लफड़ा नहीं था। अशोक मेहता का तो 2 स्तर का था। ठीक है, पंचायती राज में निर्वाचित सदस्य नहीं होने चाहिए, उपर्युक्त में से सभी निर्वाचित सदस्य नहीं। निर्वाचित की तो उन्होंने बात की थी, क्योंकि बोला था 15 से 20 हजार की जनसंख्या पे मंडल पंचायत और जिला पंचायत होनी चाहिए। उपर्युक्त में से सभी, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुल मिला के प्रमुख सिफारिशें थी वो ये हो जाएगी आपकी ए। हालांकि देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर भी आपका ए ही है। हाँ ठीक, इसके बारे में बात करते हैं कि 175 में आपने क्या बताया कि कौन सी जो समिति थी, ये बेसिकली पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि संताना समिति थी, जो कि
देख लेते एक बार इसके बारे में। तो किस संस्थानम समिति को पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों में अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? इस समिति का गठन तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1962 में इसका गठन किया था। 1962 में गठित इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायत के आरोपों की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने के संतानम समिति का गठन किया था, किस लिए? वित्तीय जांच के लिए। और उसके बाद में उसी की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय, बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा। पंचायती राज सूची हमेशा राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किन्हें या किसे उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। इन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सबमिट किया, मतलब सम्मिलित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश जिला योजना में तो भाई नगर पंचायत भी रहेगा, ग्राम पंचायत भी रहेगा और क्षेत्र पंचायत भी रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका 1 2 3 डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो यानी कि पंचायतों की जो संरचना वगैरह है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कुल मिला के इसके लिए जिम्मेदार आपका राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसको कहा गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो आधारशिला है वो आपकी हो जाएगी ग्राम सभा। ठीक है, कुल मिला के आगे चलते कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर आप उस हिसाब से देखा जाए तो आपको सभी लगेंगे, लेकिन रोजगार को बढ़ावा देना भी वो तो एक सेकेंडरी टर्म हो जाता है ना। पहले तो उनको भागीदार के योग बनाया जाए ना, कृषि उत्पादन में भी वृद्धि बाद में आएगी। पहले तो उनको कम से कम अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए सिखाना पड़ेगा ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायत का कार्यकाल कितना है? तो ये आपका आंख बंद करके 5 वर्ष लगा दीजिएगा। ठीक है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और वहीं अगर ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हो आपके 18 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, नहीं, गलत बात है। पंचायत समिति यानी ये हो जाती है आपकी क्षेत्र पंचायत। ठीक है, तो बोला गया क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते नहीं, ये डायरेक्ट जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते। खंड विकास अधिकारी वही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों मनोनीत करेगा? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया, बिल्कुल। खंड पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्यों भाई? जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ क्या करने आएगा? डायरेक्ट जब जनता ही द्वारा होता है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, यदि पंचायत भंग होती तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे? तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्न में से कौन सा नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, पुस्तकालय या उच्च शिक्षा। तो बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची के तहत उच्च शिक्षा नहीं है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा कहाँ, तो ये आपका पहुंच जाएगा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संशोधन अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, यानी कि 243 जी के तहत 29 विषय प्रदान किए गए। इनमें उच्च शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। यही मैं बोल रहा था यार, माध्यमिक शिक्षा भी उसमें नहीं थी और उच्च शिक्षा भी नहीं थी, पर वो उस वाले ऑप्शन क्वेश्चन में पता नहीं कि उसने बोल दिया था। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? लघु सिंचाई है, पशुपालन है, महिला एवं शिशु विकास है, अग्नि सेवा नहीं है। अग्नि समाज सेवा ये तो नगर का विषय हो जाएगा। ठीक है, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण। तो पहले आप इसको देख लें कि 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो आप यही लगा दो। ठीक है, मवेशी हाउस ये भी, ये शेल्टर हाउस वगैरह ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, कुल मिला के आगे चलते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भाई अनुसूचित उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ऑप्शन सी।
ठीक है, बात करते हैं कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय होता है वो आपका राज्य सरकार द्वारा होता है। यानी राज्य सरकार जब चाहती है तब वो चुनाव आयोग को बोलती है और फिर उसके अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं पंचायत के। ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन राज्य चुनाव आयोग भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय होता है। और ये तो निर्णय के बारे में है, तो आपको पता ही होगा निर्णय केवल दो ही व्यक्ति ले सकते हैं, एक तो संसद, और संसद जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे तो राज्य का विधानमंडल। तो सिंपल सी बात है, राज्य का विधानमंडल मतलब कि राज्य सरकार। ठीक, आगे आ जाते हैं कि पंचायतों के राजस्व में निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, पंचायत के राजस्व में निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, ठीक है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, ये भी ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता मिलती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, तो केंद्र द्वारा जो पैसा वगैरह मिलता है तो वो भी पंचायतों को मिलता है। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, तो राज्य की संचित निधि से भी इनको पैसा मिलता है। नाबार्ड, नहीं नाबार्ड से तो यार केंद्र सरकार को पैसा मिलता है, ये पंचायतों को थोड़ी ना नाबार्ड पैसा देती। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 यहाँ पे रहेगा, 1 2 3, ये भी नहीं है, ये 1 2 3 4, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अधिशासन की अनुमति किसे दी गई है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के में कह सकते हैं कि स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का प्रधान, गांव के किसी वनवासी ग्राम पंचायत को। ये बेसिकली देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अभी देख लेंगे आप 193 को। ठीक है, आगे चलते हैं कि गांव में स्थानीय स्वशासन का पिता, सॉरी भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता आपका हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड रिपन। रिपन ही रहता है ना, हाँ लॉर्ड रिपन ही था, जिसने मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है 1882 में। मैंने आपको बताया था। अगला इस पे देख लेते हैं कि इसका 193 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। आंसर ए यानी कि ग्राम सभा। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार दे दिया गया है। लोकल गवर्नेंस को स्थापित करने की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं तथा प्रथाओं के अनुसार इस अधिनियम 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश से पारित। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से एक फैक्ट निकल के आया है कि जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 है, तो ये अधिनियम को वर्ष 1994 में भूरिया कमेटी स्थापित की गई थी, उसके आधार पर पारित किया गया था। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, भूरिया कमेटी, भूरिया 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 पूरा। ठीक है, इसको आप रिलेट कर लें कि किस समिति की आधार सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। तो 1900 बेसिकली 1994 में गठित हुई थी भूरिया कमेटी, जो कि 1996 में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो उस भूरिया कमेटी के आधार पे हो। तो यहाँ तक थे हमारे कुछ आज के लगभग कह सकते हैं कि 100 सॉरी लगभग 50 क्वेश्चन थे, जहाँ पे मैंने आज 197 तक करवाए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे 198 से लेकर लगभग 250 तक। उसके अगले वीडियो में हम करेंगे 251 से लेकर लगभग 300 तक, या जहाँ तक ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।